हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन स्टडी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत महाकाव्य मेघदूत के क्वेश्चंस देखेंगे। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मेघदूतानुसारम प्रकृति चित्रण। जो स्टूडेंट्स हमें संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, बीकानेर यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी और जोधपुर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, वो मेघदूत के क्वेश्चंस देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के सिलेबस में मेघदूत महाकाव्य हैं, वो सभी स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चंस देख सकते हैं। प्राय देखा गया है कि संस्कृत बुक्स में प्रकृति चित्रण जरूर पूछा जाता है, इसलिए आज हम मेघदूत प्रकृति चित्रण करवाएंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है मेघदूतानुसारम प्रकृति चित्रण। पहला क्वेश्चन है मेघदूतानुसारम प्रकृति चित्रण। मेघदूत जो है वो महाकवि कालिदास द्वारा रचित है और इसे दूत काव्य भी कहा जाता है। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। मेघदूत की काव्य कला का मेरुदंड प्रकृति है। अब मेघदूत जो है उसकी काव्य कला का जो मेरुदंड है वो प्रकृति को बताया गया है। इसकी काव्य कला में संख्यातीत सरस और सुरम्य प्रकृति चित्र है। इसका आरंभ रामगिरी आश्रम के उस प्रदेश से होता है जहाँ के वृक्ष कोमल छाया वाले एवं तालाब का जल सीता जी के स्थान से पावन है। मेघदूत के पूर्व भाग भरम कवि प्रकृति के समुद्र चित्रण में ही लगा रहता है। यक्ष द्वारा मेघ के प्रति किया हुआ मार्ग वर्णन जो रमणीय झांकी प्रस्तुत करता है, उसे देखकर हृदय आनंद विभोर हुए बिना नहीं रहता। अलका का मार्ग प्रदर्शन करते हुए यक्ष मेघ से कहता है। मेघदूत जो स्टोरी है वो यक्ष और मेघ की है। इसमें यक्ष जो है एक विरही यक्ष है और वो मेघ से अपनी गुहार लगा रहा है, अपनी यक्षिका की, अपनी प्रेमिका की गुहार लगा रहा है। और यह जो मेघदूत है इसका जो आरंभ है वो रामगिरी आश्रम के उस प्रदेश से होता है और जहाँ पर जो वृक्ष है वो कोमल है, छाया वाले एवं तालाब का जल सीता जी के स्थान से पावन है। और मेघदूत के पूर्व भाग में भरम कवि प्रकृति के समुद्र चित्रण में ही लगा रहता है। यक्ष द्वारा मेघ के प्रति किया हुआ मार्ग वर्णन जो रमणीय झांकी प्रस्तुत करता है, उसे देखकर हृदय आनंद विभोर हुए बिना नहीं रह सकता। अलका का मार्ग प्रदर्शन करते हुए यक्ष मेघ से कहता है। ये जो कहानी है वो यक्ष और मेघ के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसलिए इसमें मेघदूत का जो ये सुंदर प्रकृति चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। अब पहला श्लोक का पहला अर्थ था, हे मेघ, पके हुए पीले पीले फलों से लदे आम के पेड़ों से आम्रकुट पर्वत का प्रांत भाग चारों ओर से घिरा होगा और जिस समय उसके शिखर पर तुम जा बैठोगे उसी समय आम्रकुट पर्वत के पयोधरों की भांति शोभित हो उठेगा। पहला जो श्लोक था उसका आशय दिया गया है मेघदूत के प्रकृति चित्रण में कि हे मेघ, यक्ष मेघ से कहते हैं कि हे मेघ, पके हुए पीले पीले फलों से लदे हुए आम के पेड़। अब पके जो पीले फल हैं, आम हैं, वो आम के पेड़ों से आम्रकुट जो पर्वत है उसका प्रांत भाग चारों ओर से घिरा होगा और जिस समय उसके शिखर पर तुम जा बैठोगे उसी समय आम्रकुट पर्वत के पयोधरों की भांति शोभित हो उठेगा। अब आम्रकुट पर्वत पर यदि तुम अगर वहाँ पे जा बैठोगे तो आम्रकुट पर्वत के जो पयोधर हैं उनकी भांति शोभित हो उठेगा। दूसरा श्लोक का दूसरा अर्थ है, नदी की सुरम्यता और उसके मधुमेह अवदानों ने कवि के इतनी विमुग्धता और तन्मयता प्रदान की है कि उसे नदी नायिका सी मालूम होती है। उज्जैनी के मार्ग में निर्भय नदी बहती है। अब दूसरा श्लोक था कि नदी की सुरम्यता और उसके मधुमेह अवदानों ने। अब मेघ है, मेघ ने जब मेघ यक्षिका के पास अपना उनका यक्ष का संदेश लेके जाते हैं तो वो रास्ते में नदी की सुरम्यता और उसके मधुमेह अवदानों ने जो कवि को इतनी विमुग्धता और तन्मयता प्रदान की है। अब कवि हैं, उनको महाकवि कालिदास है तो उनको बताते हैं कि उनको विमुग्धता और तन्मयता प्रदान की है कि उसे नदी नायिका से मालूम हो उठती है। अब आपको बता दें कि उज्जैनी के मार्ग में निर्विघ्ना नदी बहती है। यहाँ पर मेघदूत में उज्जैनी नाम के मार्ग का भी जिक्र हुआ था, इसलिए उज्जैनी मार्ग में निर्विघ्ना नदी भी बहती है। ये छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उज्जैनी के मार्ग में कौन सी नदी बहती है, तो आपका आंसर आना चाहिए निर्विघ्ना नदी।
तीसरा श्लोक का तीसरा अर्थ है, इसमें वेदना की व्याकुलता का अनूठा प्रकृति चित्रण है। निर्भया नदी की धार वेणी की तरह पतली हो गई है और तट पर पेड़ों के पीले पत्ते झड़कर उस पर आग गिरे हैं, जिससे उसकी कांति पीली पड़ गई है। इस प्रकार निर्विघ्न सिंधु किसी तरह पांडुरा कृशांगी की तरह जान पड़ती है। यह मेघ प्रियतम का ही सौभाग्य है। अब वेदना की व्याकुलता का अच्छा सा प्रकृति चित्रण भी किया गया है। उनको बताया गया है कि निर्विघ्न नदी की धार वेणी की तरह पतली हो गई है। अब उज्जैनी के मार्ग में जो निर्विघ्न नदी बहती थी उसके बारे में बताया गया है कि निर्विघ्न नदी की धार वेणी की तरह पतली हो गई है और तट पर पेड़ों के पीले पत्ते झड़कर उस पर आ गिरे हैं। अब तट पर जितने भी पेड़ों के पीले पत्ते थे वो आकर निर्विघ्न नदी की धार पर आ गिरे हैं और जिससे उसकी कांति पीली पड़ गई है। अब निर्भया नदी की जो कांति थी वो भी पीली पड़ गई है। इस प्रकार निर्विंध्या सिंधु किसी तरह पांडुरंग कृशांगी की तरह जान पड़ती है। यह मेघ प्रियतम का ही सौभाग्य है। चौथा श्लोक है, कालिदास ने प्रकृति के उपादानों उपमेय ग्रहण कर काव्य के चिर नूतन सौंदर्य प्रदान किया है। मानव जीवन की निरंतर लालसाओं की अपेक्षा न कर कवि ने उसकी अनिवार्य अपेक्षा के आग्रह का आदर किया। अब चौथा श्लोक का चौथा अर्थ दिया गया है कि कालिदास जो कि मेघदूत के रचयिता हैं, महाकवि कालिदास ने प्रकृति के उपादानों को उपमेय ग्रहण कर काव्य को चिर नूतन सौंदर्य प्रदान किया है। मानव जीवन की निरंतर लालसाओं की अपेक्षा न कर कवि ने उसकी अनिवार्य अपेक्षा के आग्रह का आदर किया है। पांचवा श्लोक था कि क्षिप्र तट के पवन में प्रार्थना चाटुकार प्रियतम की रूप विभूति या चमत्कार दृष्टिगोचर होता है। अब क्षिप्र तट का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है प्रकृति चित्रण के रूप में। तो क्षिप्र तट के पवन में प्रार्थना चाटुकार प्रियतम की रूप विभूति या चमत्कार दृष्टिगत होता है। छठा श्लोक है, प्रकृति सुंदरी के सौंदर्योपासक कालिदास अमूर्त को मूर्त रूप देने में बड़े पटु हैं। अब प्रकृति सुंदरी के जो कि सौंदर्यवाचक कालिदास हैं वो अमूर्त को मूर्त रूप देने में भी पटु हैं। उन्होंने नदियों को स्वधन पतिका तथा मेघ एवं पर्वतों को अनुकूल नायक रूप में बड़े चमत्कारपूर्ण ढंग से उपस्थित किया है। सातवां श्लोक का अर्थ था कि अलका की सुंदरियों के हाथों में लाल कमल है। यहाँ पर अलका के मार्ग का भी वर्णन किया गया है। मेघदूत के अनुसार मेघदूत के प्रकृति चित्रणों में अलका की सुंदरियों का भी वर्णन है, तो इसको देख लेते हैं। अलका की सुंदरियों के हाथों में लाल कमल है, खुली चोटी के अंत में कुंद कली गूंथी हुई कैमंत मुंह की शोभा लोग पुरुष के पराग से पीली सी हो गई है। इस प्रकार अलका में षड ऋतुओं की निरंतर अवस्थिति की विलक्षणा कल्पना को बड़ी निपुणता से साकारता दी गई है। जो मेघदूत है उसके प्रकृति चित्रण में अलका के मार्ग को भी बड़ी चतुराई से दिखाया गया है और अलका की जो सुंदरियों के जो हाथों में लाल कमल है, खुली चोटी के अंत में कुंद की गूंथी हुई कैमंत मुंह की शोभा लोक पुरुष के पराग से पीली सी हो गई है। कवि ने इसे भी बड़ी चतुराई से दिखाया है। गाइस, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।